हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मटेरियल पे। फ्रेंड, जो हमने एस्टेट 2023 की कंप्लीट सीडीपी साइकोलॉजी क्लास स्टार्ट की थी, उसी की नेक्स्ट क्लास लेके आई हूँ। आज की इस क्लास में हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो रहेगा जीन प्याजे। इससे पहले आपके 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। ये आपका टॉपिक 4 रहने वाला है, जीन प्याजे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर आपके कवर करा सकता है। बेसिक टू एडवांस लेवल की सारी चीज़ें इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। ठीक है, इनसे बाहर चीज़ें आपकी नहीं जाएंगी। आपका कोई भी लेवल का एग्जाम हो, पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीसीटी हो, तीनों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। 30 नंबर की आपकी सीडीपी साइकोलॉजी एस्टेट के एग्जाम में पूछी जाती है, तो 28-29 नंबर की गारंटी मैं आपको देती हूँ। अगर आप इस सीरीज फॉलो करते हैं तो 28-29 नंबर आपके ईजिली आ जाएंगे। इसी के साथ बता दूं, जैसे ही ये टॉपिक वाइज आपकी सीडीपी साइकोलॉजी खत्म होगी, हम तुरंत आपके हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, रीजनिंग, हरियाणा जीके और मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ज़्यादा समय नहीं है, ये मत सोचे कि एस्टेट 2023 के लिए अभी काफ़ी समय है। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है तो तुरंत 2 महीने बाद ही एस्टेट का एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता है। तो अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे। इस चैनल पर आपको 90 नंबर की तैयारी कराई जाएगी। थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट पे ध्यान जरूर दे लें, जिससे क्या है आपका एस्टेट का एग्जाम इजीली क्रैक हो जाए। ठीक है, 90 नंबर की आप तैयारी करते हो अच्छे से तो आप 60 से 70 नंबर या फिर मैं कहूँ 80 नंबर तक आप ले सकते हो। और थोड़ा सा अपना सब्जेक्ट पे ध्यान दे तो 20-30 नंबर आपने वहां से कवर किए, 100+ स्कोर आप इजीली एस्टेट के एग्जाम में कर लोगे। अभी से पढ़ना है, 2 से 3 घंटे डेली क्लासेज होती है इस चैनल पे, और कहीं से भी पढ़े। मैं तो ये कहूँगी अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दे, जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से पढ़े। आज के इस टॉपिक में मैं आपको जीन प्याजे कराऊंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। तो चलिए शुरुआत करेंगे अपनी इस वीडियो की। जो आपका टॉपिक है जीन प्याजे, जिन्होंने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, एस्टेट के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि जीन प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था। बहुत सारे सिद्धांतों के नाम आपको बता दिए जाएंगे, वहां से आपको पता होना चाहिए कि जीन प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था। जीन प्याजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। चलिए आगे चलते हैं। ये महत्वपूर्ण जो पॉइंट है ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि एस्टेट के एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, जीन प्याजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के। सेकंड पॉइंट आपका, जीन प्याजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, जैसे जैसे बच्चों में बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेते हैं। सीधी सी बात है, छोटा बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा, चीज़ों के बारे में समझेगा, तो वैसे ही उनमें मैच्योरेशन बढ़ेगी, तो वो चीज़ों के बारे में कंसेप्ट अपना माइंड में बना लेंगे। कोई भी चीज़ है, ठीक है, जैसे वो बड़े हो गए, थोड़े समझने लगे, तो उनके सामने किसी भी वस्तु का आप नाम लीजिए तो उनके दिमाग में वो चीज़ आ जाएगी कि हाँ ये वस्तु तो ऐसी दिखती है। ठीक है, जैसे बच्चा है उसे पता है मोबाइल है, तो जैसे ही उसके सामने मोबाइल के लिए बोला जाएगा तो उसके माइंड में वो छवि आ जाएगी कि मोबाइल, तो मोबाइल की छवि ऐसी होती है, ऐसा दिखता है मोबाइल, तो वो बता देगा। तो ये जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो जैविक परिपक्वता जो मैच्योरेशन होती है वो उनमें आने लगती है। उसके बाद जो आपका थर्ड पॉइंट है, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, और ये एज इट इज एग्जाम में पूछ ली जाती है। ये पूछा जाता है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता, नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं अपने आप। तो ये जो लाइन है ये किसके द्वारा बताई गई? ये जीन प्याजे द्वारा कही गई है। ये आपको याद रखनी है। ये लाइन आपको दे दी जाएगी और आपको मनोवैज्ञानिक के नाम दे दिए जाएंगे। जीन प्याजे दे दिया, कोहलबर्ग दे दिया, वाइगोत्स्की आपको दे दिया। तो उनमें से आपको देखनी है कि किन्होंने ये चीज़ कही थी कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना अपने आप करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जीन प्याजे के द्वारा ये शब्द बोले गए थे। तो इस तरह से आपके एग्जाम में देखो चीज़ें वही होती हैं। एस्टेट के एग्जाम में बच्चे कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा टॉप लेवल की सीडीपी साइकोलॉजी पूछी जाती है। देखिए आपके टॉपिक वही होते हैं, चीज़ें सारी वही होती हैं जो आपके अन्य टेट के एग्जाम में पूछी जाती हैं। बस क्वेश्चंस को पूछा कैसे गया है उस चीज़ को बदल दिया जाता है। ठीक है, कहीं तो डायरेक्ट चीज़ों को उठा के पूछ लिया जाता है, कहीं घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। और एस्टेट के एग्जाम में तो बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा के, अगर आप कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेते हो, सारी चीज़ें टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हो, तो आपकी इनसे बाहर चीज़ें नहीं जाएंगी। कितना भी एग्जामिनर घुमा ले, आप चीज़ों को कवर कर दोगे। बाद है आप कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो फर्स्ट आपका कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा आपका अनुकूलन। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले समझेंगे कि अनुकूलन क्या होता है, एडॉप्शन किसको कहते हैं। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना अनुकूलन कहलाता है। वातावरण के अनुसार, जैसे आप कहीं पहले गाँव में रहते थे, अब आके आप शहर में रहने लगे, तो वहाँ आपको रहना थोड़ा अजीब लगेगा कुछ दिनों तक, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या है, आप अपने आप को उसी तरह से ढाल लोगे। ठीक है, जैसे वहाँ के लोग रहते हैं तो आप उसी तरह से रहना स्टार्ट कर दोगे, अपने आप को उसी वातावरण में उनके अनुसार ढाल दोगे। तो वही आपका अडॉप्शन अनुकूलन कहलाता है। जैसे आप किसी स्कूल में पढ़ाते हो, ठीक है, आपने स्कूल चेंज किया तो आप दूसरे स्कूल में पढ़ाने के लिए गए, तो वहाँ का इन्वायरमेंट आपको अलग देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप अपने आप को उसी इन्वायरमेंट में ढाल लोगे। तो वही आपका अनुकूलन अडॉप्शन कहलाता है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसकी भी आपकी 2 प्रक्रियाएं होती हैं अनुकूलन की। ठीक है, अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालने
लेना अनुकूलन कहलाता है। इसकी कितनी प्रक्रिया होती है? 2 प्रक्रिया होती हैं। सबसे पहला पॉइंट है आत्मसातकरण, एसिमिलेशन। इसमें क्या होता है? पूर्व ज्ञान, यहाँ पे आपका पूर्व आएगा, पूर्व मतलब पहले, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। ठीक है, जो चीज़ें, जो नॉलेज आपके पास है, आपने आगे उसका यूज करके, जो आपका नया ज्ञान है उसके साथ उसको इंक्लूड करके आपने यूज किया, तो वो आत्मसातकरण कहलाया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बीएड में जो चीज़ें पढ़ी, उसके बाद एस्टेट की तैयारी स्टार्ट की, तो बीएड का ज्ञान जो क्या है आपके एस्टेट की तैयारी में आपके काम आया, पूर्व पहला ज्ञान आपका नए ज्ञान में काम आया, तो वही वहाँ पे आपका क्या है? आत्मसातकरण है। अब समायोजन क्या होता है? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके। अब कुछ टॉपिक तो आपके ऐसे रहेंगे जो एज इट इज हो जाते हैं, ठीक है, जो आपने बीएड में किए होंगे, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको चेंज करने पड़ेंगे, मतलब उनसे डिफरेंट होंगे, लेकिन उनसे कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे, तो इस तरह से उनमें कहीं ना कहीं आपको परिवर्तन करके तालमेल बिठाना पड़ेगा, तो वो आपका समायोजन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तो आपने जो चीजें पढ़ी आपको एज इट इज आपके काम आई, वो तो आपके आत्मसातकरण हो गई, लेकिन समायोजन में आपको उसमें थोड़ा परिवर्तन करना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब उन चीजों को परिवर्तन करना पड़ रहा है और अच्छे से डीपली आपको उनको पढ़ना पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? समायोजन हो जाएगा, एकोमोडेशन आपका इंग्लिश में इसको कहेंगे। तो ये होते हैं दोनों पॉइंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके अनुकूलन में आते हैं, आत्मसातकरण और आपका समायोजन। उसके बाद आपका जो चलेंगे हम, सेकंड पॉइंट होता है, ये इसका सेकंड पॉइंट नहीं है, ये आपका कंसेप्ट है सेकंड। ठीक है, जैसे कि आपका फर्स्ट जो कंसेप्ट था अनुकूलन, जिसके 2 पॉइंट हमने किए, आत्मसातकरण और समायोजन, उसी तरह से ये आपका सेकंड कंसेप्ट रहेगा साम्य धारण। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें क्या होता है? इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण, जो अभी हमने ऊपर आत्मसातकरण और समायोजन की जो प्रक्रियाएं थी, ठीक है, दोनों चीज़ें जो पढ़ी थी, आत्मसातकरण क्या पढ़ा था? जिसमें पूर्व ज्ञान नए ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने किया था समायोजन, तो उसमें क्या किया था हमने? समायोजन में हमने किया था जो पहला ज्ञान है उसमें परिवर्तन किया था, ठीक है, और तब उसको यूज किया था, तो वो दोनों ही ज्ञान उनमें, इसमें क्या किया जाता है, ये इसमें काम आएंगे, तो वो दोनों ज्ञान, इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की जो 2 प्रक्रियाएं थी उनके बीच का संतुलन करता है। ठीक है, जैसे कि इसका नाम भी है साम्य धारण। तो ये क्या करता है? आपके आत्मसातकरण और समायोजन की जो 2 प्रक्रिया थी उनके बीच का संतुलन करता है आपका साम्य धारण। बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, आप इजीली इसको याद रख सकते हो। उसके बाद चलेंगे स्कीम्स, ये आपका थर्ड कंसेप्ट रहेगा स्कीम, और फोर्थ जो कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा आपका स्कीमा। ठीक है, स्कीम्स। अब स्कीम्स में क्या होता है? यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे आएगा आपका अनुभव या व्यवहार को। ठीक है, यहाँ इससे पहले अनुभव या फिर व्यवहार आप लिख सकते हो, अनुभव या व्यवहार। ठीक है, अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना को स्कीम्स कहते हैं। ठीक है, जो आपका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, व्यवहार है, बिहेवियर है, उसको संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना को क्या कहते हैं? स्कीम्स कहते हैं। अब देखो आपको कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है, आपका व्यवहार, उसको जो आप संगठित कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, वो क्या होता है? आपका स्कीम्स होता है, उसको क्या कहेंगे? स्कीम्स कहेंगे। अब इस पॉइंट को समझिए, ये फोर्थ कंसेप्ट रहेगा स्कीमा। अब ये क्या होता है? मानव के दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर हैं, जो चीजें, जो नॉलेज उसके पास है, जो पहले से उसके दिमाग में है, वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बना लेता है, उसको स्कीमा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्कीमा आएगा। जैसे अब कैसे समझेंगे? एक स्टूडेंट ने पीएचडी की, उसने अपने सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा, ठीक है, ग्रेजुएशन की, उसके बाद उसने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसके बाद उसने पीएचडी की, तो उसने अपने विषय को अच्छे से पढ़ लिया, सारी चीज़ें हैं उसके पास, उसके दिमाग में पहले से सारी चीज़ें क्या है? स्टोर है। अब उस नॉलेज का वो प्रयोग करके एक नया कंसेप्ट लेके आएगा, एक नया पॉइंट निकाल के लेके आएगा, ठीक है, जिसको वो सर्च करेगा, तो वही सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? आपकी स्कीमा हो जाएंगी, तो वो आपकी स्कीमा के अंदर आएगी। ठीक है, जो उसके पास नॉलेज है, जो पहले से स्टोर है, उसका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति वो एक नई धारणा बनाए, उसी को हम स्कीमा कहते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक ना एक अवस्था आपके एग्जाम में जरूर पूछ ली जाती है, टीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। ठीक है, तो 1 बाय 1 समझेंगे एक एक अवस्था। सबसे पहली जो अवस्था है जीन प्याजे की, वो है समृद्धि पेशीय अवस्था। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी जीन प्याजे ने, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहली जो अवस्था उन्होंने बताई थी समृद्धि पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, इसकी जो एज होती है, इसमें जो बच्चे आते हैं 0 से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चे आते हैं समृद्धि पेशीय अवस्था में। इस अवस्था में 0 से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। उसके बाद चलेंगे, इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ज्ञानेंद्रिय जैसे बच्चे की आँख, कान, नाक, जीभ, हाथ, त्वचा, ठीक है, जिनको वो क्या करता है? छू सकता है, महसूस कर सकता है, ठीक है, देख सकता है, तो इनके माध्यम से सीखता है। छोटा बच्चा 0 से लेकर 2 वर्ष का बच्चा वो इसी तरह से तो सीखेगा। ठीक है, अब किसी ने बोला, कुछ बोला, तो फिर उसने उसकी कॉपी की,
रिपीट किया उसको, या फिर उसने कुछ देखा, देख के कुछ सीखा, जैसे उसने देखा ऐसे उसने कॉपी कर दिया, उसने सुना जैसा उसने सुना ऐसा ही उसने बोला। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, एक छोटा बच्चा 0 से लेकर 2 वर्ष तक का बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीख रहा है। ठीक है, उसके बाद इसी अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। ठीक है, वह छुपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ के ले लेता है। इसमें जो बच्चा होता है 0 से लेकर 2 वर्ष तक का, उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। अब बच्चे, आप कोई घर में कोई वस्तु होती है, आपने उससे उसे छुपा दिया, लेकिन बच्चा क्या है, उसने वो चीज़ें ऑब्जर्व कर ली है, उसे पता है, उसके माइंड में कंसेप्ट तो बन ही जाता है, इतना छोटा बच्चा है कि ये वस्तु ऐसी दिखती है, तो वो उसको ढूंढ के आपको दे देगा। आप कहीं भी छुपा लो, आप उसे कहीं भी छुपा लो, ईजिली बच्चा उसको ढूंढ के दे देगा। अपना मोबाइल, अपनी चाबी आप कहीं भी रख दोगे, बच्चा उसके देख के ढूंढ के आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, उसके माइंड में उसकी छवि बन जाएगी कि ये चीज़ ऐसी दिखती है, और उसे ये चीज़ पता होती है, वो ऑब्जर्व कर लेता है कि इसने ये चीज़ यहाँ रखी होगी, यहाँ मिल जाएगी। तो ये भी गुण भी आपका 0 से लेकर 2 वर्ष तक आ जाता है। अगर आपसे पूछा लिया जाए कि वस्तु स्थायित्व का गुण कौन सी अवस्था में बच्चे में आ जाता है, वहाँ पे आपकी अवस्थाएं होंगी संवेदीपेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जीववाद। तो बताइए आप मूल संक्रियात्मक अवस्था, तो इनमें से बताइए कौन सी अवस्था में ये वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। तो आपका आंसर होगा संवेदीपेशी अवस्था। क्या आंसर रहेगा, संवेदीपेशी अवस्था में ये गुण आ जाता है 0 से लेकर 2 वर्ष। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट अवस्था पे, संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद आपका पूर्व लगेगा पहले, इसके पहले आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज इंग्लिश में कहेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी जो एज होती है आपकी 2 से लेके 7 वर्ष। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड रहता है 2 से लेके 7 वर्ष तक के बच्चे इस अवस्था के अंदर आते हैं। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है। इसमें बच्चा सामने वाली चीज़ों को देख सकता है, समझ सकता है, लेकिन कोई क्रिया नहीं करता। इसमें बच्चा 2 से 7 साल का बच्चा जो है, इसमें बच्चा जो सामने उनकी चीज़ें हैं उनको देख पा रहा है, समझ भी पा रहा है, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ होती है। अब इसमें जो और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होते हैं आपकी सेकंड अवस्था में, सबसे पहला जीववाद। अब जीववाद एनिमिज्म जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ये क्या होता है, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु के में अंतर नहीं कर पाता, उसको जीववाद कहते हैं। छोटा बच्चा आपने देखा होगा, छोटा सा खिलौना है, ठीक है, उसकी गुड़िया है, गुड्डा है, उससे वो खेलता, तो उससे ऐसे बात करता जैसे वो सुन रहा हो। ठीक है, वो उसकी तरह हो, तो यही वो अंतर नहीं कर पा रहा है कि ये निर्जीव है। ऐसे ही वो गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है, तो हम क्या करते हैं, दीवार को मारते हैं, धरती में मारते हैं कि हमारे बेटे को गिरा दे, तो वो समझता है कि सच में इसने मुझे गिरा दिया। ठीक है, तो वो उसे नहीं पता कि ये सजीव है या निर्जीव है, तो वो अंतर नहीं कर पाता। तो इसी को हम जीववाद कहते हैं, एनिमिज्म कहते हैं। ये सेकंड अवस्था में आता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। उसके बाद ये जो दूसरा पॉइंट है, ये भी आपका इसी अवस्था में आता है, अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म। इसमें क्या होता है, ये भी इस अवस्था में आता है। इसमें जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कुछ भी कर रहा है, सोच रहा है, वो सब कुछ क्या है, ठीक है, क्या है, सब कुछ ठीक है, वो सब कुछ ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो होता है वो सोचता है कि वो जो कुछ भी सोच रहा है, जो उसे खाने में पसंद है, जो चीज़ उसको टीवी में पसंद है, वही सबको पसंद है और वो सही भी है। तो यहाँ बच्चा ईगोसेंट्रिज्म होता है, अहम केंद्रित होता है। तो ये जो पॉइंट होता है, ये भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। इस अवस्था में बच्चे को लगता है कि वो सही है, जो कुछ वो कर रहा है, जो उसे खाने में पसंद है, जो खिलौना उसे पसंद है, वही सब खिलौना अच्छा होता है और वही सबको पसंद आना चाहिए। तो वो अपने आप को यहाँ पे सही मानता है। ये आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये पॉइंट आता है। उसके बाद एक और पॉइंट होता है अपलटावी अवस्था। ठीक है, ये भी आपका इसी अवस्था में आता है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा वस्तुओं संख्याओं समस्या अधिक को उलट पुलट नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपका उलट पुलट होगा, उलट पुलट नहीं सकता है। जैसे कि आप अगर बच्चे को बोलें 4 + 6 कितना होता है, तो बच्चा बता देगा 10 होता है। उसी तरह आप 6 + 4 की पूछें बच्चे से कि ये कितना होगा, तो अब यहाँ पे बच्चा क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, मतलब उन चीज़ों को वो उलट पुलट नहीं सकता है। तो इसमें बच्चा क्या होता है, चीज़ों को उलट पुलट नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका 4th पॉइंट रहेगा, ठीक है, इसी अवस्था में आएगा मुर्दा संप्रदाय। मुर्दा मतलब पैसे, संप्रदाय दूरी, ऊंचाई, धार नहीं है, भार है, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि इन सारे कंसेप्ट की बच्चे में कमी होती है। यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको मिस प्रिंट लग रहे होंगे। ठीक है, ये टाइपिंग करते वक्त फ्रेंड्स हो जाते हैं, लेकिन जब ये PDF मैं आपको प्रोवाइड करूंगी तो अच्छे से इनको प्रिपेयर करके ही आपको दूंगी। तो अब यहाँ पे आप समझ लीजिए, मुर्दा संप्रदाय, दूरी, ऊंचाई, भार, क्रम निर्धारण की योग्यता की कमी इस अवस्था में होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। जैसे कि बच्चे के पास अगर 100 रुपये का नोट हम देते हैं, पैसों से ही देख ले, मुद्रा से ही देख लेते हैं। अब जैसे सबसे पहले मुद्रा है, ठीक है, अब बच्चे के पास 100 रुपये का नोट है एक,
और बच्चों के पास ऐसे 1 2 3 5 के ऐसे सिक्के हैं, ठीक है। अगर बच्चे से पूछा जाए कि अगर वो इनमें से एक को चुने तो वो किसको चुनेगा, तो बच्चा इनको चुनेगा जो उसको देखने में ज़्यादा लग रहे हैं। उसे नहीं पता है कि ये जो 100 रुपये का नोट है ये इनसे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ बच्चे की इस चीज़ की समझ की कमी होती है, उसे नहीं पता है, तो वो क्या है, ज़्यादा चीज़ को ही पकड़ेगा। 2 गिलास अगर दे दे, 2 गिलास में अगर जूस डाल दिया जाए, एक चौड़ा है एक थोड़ा लंबा है, दोनों में ही सेम मात्रा में जूस है, लेकिन अगर बच्चे से पूछा जाए कि वो कौन सा गिलास लेगा तो वो लंबा वाला गिलास लेगा जिसमें उसे देखने में चीज़ें ज़्यादा लग रही हैं। तो ये चीज़ की कमी होती है, बच्चे को नहीं पता है कि दोनों में सेम हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ की बच्चों में कमी होती है। तो ये आपको ऊंचाई को देख लें, भार को देख लें, ठीक है। इस तरह से इन सारी चीज़ों की कमी होती है इस अवस्था में। उसके बाद आपका जो 5th पॉइंट रहेगा इसी में केंद्रीयकरण, ठीक है। इसी का पॉइंट है। पूर्व संक्रांत अवस्था में आपके 5 पॉइंट होते हैं, 5 पॉइंट में से आपका एक ना एक पॉइंट पूछ लिया जाएगा। आपको घुमा फिरा के मैं सारी चीज़ें आपको करा दूँ, कुछ भी आपका स्किप नहीं किया है, ठीक है। एस्टेट के एग्जाम में कुछ भी पूछ ले सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब केंद्रीयकरण क्या होता है, जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है, वो उसका क्या होता है, केंद्रीयकरण होता है। अब बच्चा एक मोबाइल है बच्चे के पास, ठीक है, तो मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बच्चा क्या है, एक गेम है और उस गेम के पीछे पागल है, तो सिर्फ और सिर्फ वो क्या देख रहा है, उस मोबाइल में गेम देख रहा है। ऐसी टीवी है, टीवी में बहुत सारे चैनल होते हैं, बहुत सारे कार्टून्स आते हैं। अगर बच्चे को अगर बच्चे को कोई एक कार्टून पसंद है तो वो उसी को देखेगा, रिपीट भी देखेगा, ठीक है, और चीज़ों से उसे मतलब नहीं होता। इस अवस्था में ये चीज़ होती है कि एक ही चीज़ पे केंद्र होता है बच्चा। तो ये अवस्था भी आपका, तो ये केंद्रीकरण की जो अवस्था होती है ये भी पूर्व संक्रांत अवस्था के अंदर ही आती है, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। उसके बाद चलते हैं, जो थर्ड अवस्था रहेगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो टाइम पीरियड होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का, वो होता है 7 से 11। याद रखना है, जो पहली अवस्था हमने की थी समिति पेश अवस्था 0 से 2 वर्ष तक थी। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो हमने की थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसकी जो एज थी 2 से लेकर 7 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है आपकी 7 से लेकर 11 वर्ष, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है और उन पर चिंतन भी कर सकता है। अब बच्चे के सामने जो चीज़ है, ठीक है, जो उसको दिख रही है, उनको देख के ही कुछ कर सकता है और उन पर चिंतन भी। अगर उसके सामने से वो चीज़ हटा दी जाए तो वो उनको भूल जाएगा। तो इस अवस्था में ये चीज़ होती है। और इस अवस्था में जो जीववाद, ठीक है, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रम निर्धारण, जो इससे पहली वाली अवस्था में इन चीज़ों की कमी थी, तो ये सारे गुण इस अवस्था में आ जाते हैं। यहाँ पे बच्चे को पता चल जाएगा कि 100 रुपये का जो नोट है वो ज़्यादा है इन सिक्कों से, ठीक है। यहाँ ये चीज़ इसको क्लियर हो जाएगी, उसे पता चल जाएगा कि लंबा गिलास है या चौड़ा है, दोनों में ही सेम मात्रा में जूस है। तो जो कमी होती है सेकेंड अवस्था में, ठीक है, वो यहाँ पे क्लियर हो जाती है, उसे यहाँ पे पता चल जाता है। सजीव निर्जीव का अंतर समझ में आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें उसे क्लियर हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि 4 + 6 आपके 10 है, तो आपके 6 + 4 भी आपके 10 ही होंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की जो कमी थी इस अवस्था में पूरी हो जाती है। उसके बाद इसमें एक पॉइंट है थर्ड अवस्था में, आगमनात्मक तर्कना। इसमें क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग। इसमें यह भी इसी अवस्था में आती है, यानी जब बच्चा उदाहरण के रूप में आधारित होकर तर्क देने लगता है। इसमें क्या है, बच्चा क्वेश्चन करेगा, पूछेगा ये क्यों, कैसे, कब हुआ, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन होंगे, जैसे पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए, तो बच्चा आंसर करेगा क्योंकि ये ऑक्सीजन इससे हमें मिलती है, क्योंकि वो पूछेगा क्यों ज़रूरी है, और पूछेगा तो उसे आंसर मिलेगा, और फिर वो आंसर को भी अपने माइंड में उस चीज़ को फिट कर लेगा। कोई दूसरा बच्चा पूछेगा तो एज इट इज बोलेगा कि ये इसलिए ज़रूरी है, उसे रीज़न चाहिए, ठीक है। तो ये जो आगमनात्मक तर्कना होती है, इंडक्टिव रीजनिंग होती है, ये गुण बच्चे में इस अवस्था में आ जाता है 7 से 11, ठीक है। क्यूरियोसिटी बच्चे में आ जाती है, वो पूछना चाहता है कि क्यों, कैसे और कब हुआ। उसके बाद जो लास्ट स्टेज रहती है, 4th औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज इंग्लिश में इसको कहती हैं। इसकी जो एज होती है 11 से लेके 15 वर्ष की होती है, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज लास्ट अवस्था होती है जीन पियाजे के द्वारा जो दी गई थी। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है, संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है, ठीक है। इसमें जितना डेवलपमेंट होना होता है बच्चे का वो हो जाता है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, ठीक है। इसमें बच्चा जो है अमूर्त चिंतन, जो चीज़ें उसके सामने नहीं है उनके बारे में भी वो सोच सकता है और उन पर काम भी कर सकता है, ठीक है। जैसे मैथ के रीजनिंग के क्वेश्चन वो माइंड में सॉल्व करने लगता है। तो ये चीज़ जैसे क्या होता है, जब इससे पहले अवस्था हमने की थी 7 से 11 वर्ष वाली, तो उसमें बच्चे के सामने कोई क्वेश्चन दिया, कॉपी पेन दी, तभी उसने उस पर काम किया, उसको सॉल्व करवाया। लेकिन इस अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, कोई क्वेश्चन दिया तो उसको माइंड में भी सॉल्व कर लेगा, ठीक है। जो चीज़ उसके सामने नहीं है उस पर भी वो काम कर लेगा। तो ये होगी आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। उसके बाद इसी का पॉइंट है ये निगमनात्मक। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है, ठीक है। जो नियम है उनके पूछेगा, उन पर तर्क करेगा कि ये कैसे बना,
क्यों ज़रूरी है, क्या है, तो ये चीज़ भी इसमें आती है औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था में। तो ये था आपका जीन पियाजे का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2 से 3 नंबर तक दिला सकता है आपके एग्जाम में। 1 नंबर का तो आएगा ही आएगा, 2 नंबर या 3 नंबर तक भी पूछ लिया जाता है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के साथ बता दूँ, आपका स्टेट के एग्जाम के साथ ही कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे टॉपिक्स पूछे जाएंगे, तो ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और पूरे टॉपिक है, एक भी पॉइंट यहाँ पे मैंने स्किप नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है कि इनसे अलग कुछ चीज़ आपके सामने निकल के आए और आपसे पूछ ली जाए। ठीक है, 30 नंबर की सीडीपी साइकोलॉजी, 28-29 नंबर आपसे आपके बन जाएंगे इन टॉपिक से। जरूर इनको जरूर इस सीरीज़ को फॉलो करें, जैसे वीडियो आए डेली उस वीडियो को वॉच करें। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें जो एस्टेट 2023 की तैयारी कर रहा है। इसके तुरंत बाद और सब्जेक्ट की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, कोऑपरेट ज़रूर करें। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, मैं बीच में भूल जाती हूँ, तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर दिया करें इस वीडियो को। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।